नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका डीएलपी इंस्टीट्यूट में। आज हम आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं मनुष्यों में श्वसन, यानी कि मनुष्यों में जो श्वसन होता है तो किस प्रकार से होता है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। आपने पिछले लेक्चर में ये देखा था कि मनुष्य में कौन कौन से श्वसनांग होते हैं और उनके क्या कार्य होते हैं। आज हम देखेंगे एक्चुअल में श्वसन जो होता है उसमें क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। श्वसन की यदि हम बात की जाए तो श्वसन का मतलब क्या होता है, जो आपने भोजन ग्रहण किया है उसके द्वारा ऊर्जा को उत्पन्न करना, जिससे हमारे शरीर की जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हैं वो हो सके। ठीक है, तो देखिए श्वसन का अर्थ क्या होता है। श्वसन का मतलब क्या होता है, भोजन से ऊर्जा को निकालना, यानी भोजन से ऊर्जा को निकालने की जो प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। अब आपको याद रखना है कि जो अधिकांश जीव होते हैं, अधिकांश जीवों में जो ऊर्जा की उत्पत्ति होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं, यानी कि ग्लूकोज को या भोजन जो उन्होंने प्राप्त किया है उसको तोड़ करके ऊर्जा बनाते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए ऑक्सीजन जो होता है भोजन के अणुओं को जैसे कि ग्लूकोज के साथ प्रतिक्रिया करता है और एटीपी बनाता है, जिससे क्या होता है, ऊर्जा एटीपी के रूप में एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संग्रहित हो जाती है। अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन की परिभाषा की बात करें तो रेस्पिरेशन का अर्थ क्या होगा, श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा या जिसमें भोजन पोषण द्वारा जो प्राप्त किया गया है, प्राप्त होने के बाद में ऑक्सीकृत होकर के विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा छोड़ता है। यानी श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो आपने भोजन प्राप्त किया है उसको ऑक्सीकृत करके ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं श्वसन के प्रकार की। तो श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? श्वसन दो प्रकार के होते हैं। पहला तो है वायवीय श्वसन और दूसरा है अवायवीय श्वसन, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन जिसे वायवीय श्वसन बोला जाएगा। उसमें ग्लूकोज को या भोजन जो आपने ग्रहण किया है उसको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी और यहाँ पर ज्यादा ऊर्जा का निर्माण होता है, 38 एटीपी का निर्माण होता है। और यह प्रक्रिया साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में मिलकर संपन्न होती है। यहाँ पर पहले ग्लाइकोलिसिस होगा, क्रेब्स साइकिल चलेगी, इसके बाद में ईटीएस होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। जबकि जो अवायवीय श्वसन होता है वह प्रक्रिया केवल ग्लाइकोलिसिस होती है उसमें, इसके बाद में उसके द्वारा बनने वाला जो उत्पाद होता है या तो एथेनॉल होता है या तो लैक्टिक एसिड होता है। अभी हम आगे आपको समझाएंगे। ठीक है, तो श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला तो वायवीय श्वसन है यानी एरोबिक रेस्पिरेशन है, दूसरा है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। पहले हम देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन में अभी हमने बताया जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को या जो आपने भोजन ग्रहण किया है उसको तोड़ा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है, साथ में 38 एटीपी प्राप्त होते हैं। इसमें क्या होता है, पहले ग्लूकोज जो होता है वो पायरुवेट या पायरुविक एसिड में बदलता है। ग्लाइकोलिसिस के दौरान केवल 2 एटीपी प्राप्त होता है। बाद में यह प्रक्रिया पायरुविक एसिड जो होता है वो क्रेब्स साइकिल में जाता है। इसके बाद में ईटीएस होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। जो ईटीएस होता है और क्रेब्स साइकिल होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होती है। इसलिए जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया की आवश्यकता पड़ती है और यहाँ पर 38 एटीपी का निर्माण होता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की अभी हमने बताया। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ये दो प्रकार का होता है। पहला तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें क्या होता है, किण्वन होता है। किण्वन में क्या होता है, फर्मेंटेशन में क्या होता है, ईस्ट जो होता है सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस जो होता है वो ग्लूकोज को एथेनॉल में बदलता है और जब एथेनॉल में बदलता है तो केवल 2 एटीपी प्राप्त होते हैं और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। वायवीय श्वसन में एरोबिक रेस्पिरेशन में भी कार्बन डाइऑक्साइड निकला था, वहां पे 38 एटीपी बने थे, साथ में जल भी बना था। जबकि जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इसमें किण्वन है, फर्मेंटेशन है, वहां पर ईस्ट एथेनॉल बनाता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है और केवल 2 एटीपी बनाता है। ठीक है, दूसरा जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें क्या होता है, उसमें लैक्टिक एसिड बनता है और लैक्टिक एसिड बनने के साथ साथ में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता है, केवल 2 एटीपी बनते हैं। बात समझ में? तो इस प्रकार से क्या होता है, जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है, संपन्न होती है। अब यहाँ पर जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है उसको हमने एक ग्राफ के माध्यम से, एक जो है समीकरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। देखिए ग्लूकोज के पहले इसमें बदलेगा, पायरुवेट या पायरुविक एसिड बदलेगा और 2 एटीपी बनेंगे। इसके बाद में फर्दर कोई प्रक्रिया नहीं होती है। जो पायरुवेट होता है वो एथेनॉल में बदल जाता है और उस दौरान कोई ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। ये एथेनॉल के साथ में एटीपी बनता है। कितने एटीपी? हमने बताया कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें क्या होता है, ग्लूकोज पहले तो
ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होगी ग्लूकोज की, जिसमें क्या बनेगा, पायरुवेट बनेगा। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन दोनों में होता है। अब यहाँ पे पायरुवेट जो है कहाँ पर, अवायवीय श्वसन में चला बदल जाएगा जो एथेनॉल में, जबकि जो एरोबिक रेस्पिरेशन था वहां पर क्या हुआ था, वहां पर वो क्रेब्स साइकिल में चला गया था, इसके बाद एटीएस हुआ था। यहाँ पर एटीएस और क्रेब्स साइकिल ये दोनों नहीं होती हैं, तो यहाँ पर जो एथेनॉल जो पायरुवेट होता है वो एथेनॉल में बदल जाता है और CO2 बदल जाता है। साथ में जो पहले ग्लाइकोलिसिस के दौरान जो एटीपी मिला था वही इतना ही एटीपी मिलता है और बाकी कोई एटीपी नहीं मिलता है, तो केवल 2 एटीपी बनेंगे। इसके अलावा लैक्टिक एसिड कब बनता है, जब आप एक्सट्रीम वर्क करते हो, ज्यादा वर्क करते हो, आपकी मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो हमारी मांसपेशियां क्या करती हैं, अवायवीय श्वसन करना शुरू कर देती है, कि आप लगातार काम कर रहे हो, आपको ऊर्जा तो चाहिए ही, तो मांसपेशियां क्या करती हैं, अवायवीय श्वसन करती हैं और लैक्टिक एसिड का निर्माण कर लेती हैं, जिस वजह से क्या होता है, आपकी मांसपेशियों में दर्द शुरू हो जाता है, ऐठन शुरू हो जाती है, और जब आराम करते हैं तो ये दर्द सही हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर श्वसन होता है। अब आप एक लाइन में जो है एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन को देख सकते हैं। वायवीय श्वसन जो होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, वहां पर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जबकि एनारोबिक में जरूरत नहीं होती है। वायवीय श्वसन जो होता है वो साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के अंदर संपन्न होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल और एटीएस कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। जबकि आप जानते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में केवल क्या होता है, केवल ग्लाइकोलिसिस होती है, इसलिए साइटोप्लाज्म में संपन्न हो जाता है। और यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन में पूर्ण दहन होता है, किसका, या पूर्ण ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, जबकि एनारोबिक में इनकम्प्लीट होता है। अब दूसरा बात याद रखिएगा, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें CO2 और H2O बनता है, साथ में 38 एटीपी बनता है, ज्यादा एटीपी बनता है, जबकि एनारोबिक में या तो एथेनॉल बनेगा या तो लैक्टिक एसिड बनेगा, एथेनॉल के साथ में CO2 भी बनता है, इसको भी आपको याद रखना, और केवल 2 एटीपी प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से श्वसन की प्रक्रिया जो होती है वो संपन्न होती है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो आनंददायक और काम का रहेगा। आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर कोई डाउट रहे तो भी पूछना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।